खास करके वी राम जी की अगर बात करें, जो रिफॉर्म आया, या फिर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसके रकम को भी बढ़ाने की बातचीत चल रही थी, सबसे ज्यादा फोकस या फिर बजट का दायरा है वो किस सेक्टर पर दिखाई दे रहा है, उसको लेकर क्या उम्मीद करें हम? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो 3 चैलेंजेज है इंडियन इकोनॉमी का, इस तीनों को इंटीग्रेट करके ही बजट की तैयारी हो रही है और हमें उम्मीद है कि इस तीनों को एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि बिना इन तीनों के एड्रेस किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को फोकस होना पड़ेगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब तक आपका यूनिफॉर्म डेवलपमेंट स्टेट्स का नहीं होगा तब तक देश एक विकसित भारत का सपना नहीं देख सकता है। इसलिए राज्यों को मजबूत करना होगा और राज्यों को मजबूत करने के लिए स्टेट स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। हमें पता है कि ये बजट जो है एक नेशनल परिप्रेक्ष्य में होता है, बहुत माइनर लेवल पर जाके इंटरवेंशन संभव नहीं है, पर अगर इंडियन इकोनॉमी के जो चैलेंजेज है मोर और लेस वही चैलेंजेज स्टेट्स के भी होते हैं। इसलिए अगर इन 3 चीजों पर फोकस किया जाएगा तो एग्रीकल्चर को भी हाई प्रोडक्टिविटी बनाया जा सकता है। जो जॉब क्रिएशन का इशू है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है, जो यूथ का जो एक्सपेक्टेशन है, जो क्रिएट हो रहा है जॉब के लिए, जो जिनको उम्मीद बनी हुई है, उनके लिए जॉब एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब है वो बहुत हाई वैल्यू जॉब नहीं है, उससे आप इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकते हैं। और 150 करोड़ की आबादी को अगर आगे ले जाना है तो ये जो $4.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको कम से कम आपको 5 गुना बड़ा करना होगा। चलिए, बिल्कुल इस इकोनॉमी को बढ़ाने की जरूरत है। सुनील सराफ जी, आपके पास आते हैं। को एड्रेस अभी की अगर बात करें तो वैश्विक चुनौतियां जो है वो काफी बढ़ी हुई है, चाहे वो टैरिफ वॉर की बात करें, एक वो बड़ा झटका लगा है। हालांकि इधर यूएस से एक यूरोपीय यूनियन से डील भी हुई जिसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा गया। क्या लगता है कि जो वैश्विक चुनौतियां अभी फिलहाल के परिप्रेक्ष्य में है उसको लेकर भी इस बजट में कुछ खास ध्यान रखा जाएगा और इसका असर इस बजट पर देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। हमें समझना होगा कि कहीं ना कहीं अब जो मार्केट है ग्लोबल हो चुका है। अब ये किसी कंट्री स्पेसिफिक मार्केट नहीं रह गया है और जियो पॉलिटिकल जो स्थिति है वो हर देश को अफेक्ट कर रही है। खासकर अमेरिकन टैरिफ का भारत के एक्सपोर्ट पर, विरोधी पक्ष का जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष का जो काम है सत्ता पक्ष कर रही है। हमारे साथ 2047 विकसित भारत का बजट कैसे देखते हैं आप? इस बजट से आम आदमी को कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद जब बजट पेश होगा तब विस्तृत प्रतिक्रिया हम लोग देंगे, लेकिन बिल्कुल। तो सुन लीजिए, हम उसी पे बात कर रहे थे कि जो फिलहाल जियोपॉलिटिकल स्थितियां बनी हुई है उसका असर इस बजट पे कितना? जी, मैं वही बोल रहा था कि जियोपॉलिटिकल स्थिति देखिए ये किसी भी कंट्री के हाथ में नहीं है और चूंकि अब हम लोग एक ग्लोबल मार्केट में कन्वर्ट हो चुके हैं तो ये किसी स्पेसिफिक, अब कोई भी अगर कहीं कोई भी जियोपॉलिटिकल स्थिति में बदलाव आता है तो वो हर देश को प्रभावित करता है और भारत इससे अछूता नहीं रहा है। खासकर अमेरिकन जो टैरिफ का जो अमेरिकन टैरिफ जो बढ़ा है उसके कारण इंडिया के कई सेक्टर्स जो हैं। चलिए, बिल्कुल आपके पास आएंगे। बजट 2026-27 पर जो है वो मुहर लग चुकी है। जो खबर सामने आ रही, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मुहर लग चुकी है। एक औपचारिकता है जिसे पूरी करनी होती है। संसद भवन में ये बैठक चल रही थी और इस कैबिनेट की बैठक में बजट पर मुहर लग चुकी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। तो देखिए, निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। अब से कह सकते हैं कि करीब 15 से 16 मिनट का जो वक्त है वो बचा हुआ है और 15 से 16 मिनट के बीच संसद भवन पहुंचेंगी और यहां सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगी। और इस बजट पेश करने के दौरान कह सकते हैं कि कितनी देर का यह बजट भाषण होता है इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी और पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि पार्ट ए और बी में किस तरीके पर जोर दिया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो देखिए, इस बजट से पूरे देश भर की जो उम्मीदें हैं वो टिकी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना सरकार ध्यान देती है, जो सैन्य शक्ति है, रक्षा मंत्रालय को लेकर के कितना ध्यान दिया जाता है, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर के, कृषकों को लेकर के, युवाओं को लेकर के। और जाहिर सी बात है कि जिस 2047 की बात की जा रही है कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो ऐसे में लोगों को स्किल करना भी काफी जरूरी हो जाता है और कैसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए ये भी काफी जरूरी हो जाता है। रोहित अग्रवाल जी आपके पास आते हैं, महासचिव हैं झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के। अगर हम स्किल डेवलपमेंट और बाकी
2047 का जो एक विकसित भारत का लक्ष्य हमने रखा है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है, किस सेक्टर पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसका एलोकेशन इस बजट में देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहूंगा तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है। एक तो हमारी स्ट्रेंथ है मिनरल है अपना राज्य, दूसरा है अपना है फ्लोरा फोना जो ग्रीनरी है, नेचर है जो अपना, तीसरा है डेमोग्राफी। जियोपॉलिटिकल के साथ मैं डेमोग्राफी की बात करूंगा। हमारा बहुत यंग पॉपुलेशन है, मुझे लगता है देश का सबसे युवा पॉपुलेशन झारखंड का ही है, तो स्किल डेवलपमेंट में असीम संभावनाएं हैं। अगर युवा यहाँ का स्किल्ड होता है तो उससे अच्छे जॉब्स मिलेंगे। उसी प्रकार अगर डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज लगती है तो उसे युवा को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो ट्रेंड होकर यहीं पे योगदान दे सकता है, इंडस्ट्रीज हो सकती है और अपनी इकोनॉमी में योगदान दे सकता है, झारखंड की इकोनॉमी में। तो झारखंड को अपेक्षा है सरकार से, केंद्र सरकार से कि अच्छे पैकेजेस दें जिससे कि डाउनवर्ड इंडस्ट्रीज हो, HEC का रिवाइवल करे, हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लगाएं, रेलवे की इंडस्ट्रीज लगें, जो कि यहाँ के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिले और ये बाहर नहीं जाना पड़े। साथ ही साथ अभी डावोस में हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे स्विट्जरलैंड में और बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व किया देश का भी और झारखंड का भी। वहां हमारा स्लोगलाइन था ग्रोथ इन हार्मोनी विथ नेचर। तो नेचर को संरक्षण करते हुए हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा 9 राज्यों ने शिरकत की थी भारत से और सबसे वाइब्रेंट पवेलियन हमारे झारखंड का ही था। तो पूरा विश्व भी अभी झारखंड की ओर निगाहें टिका के देख रहा है, क्योंकि यहाँ जो संभावनाएं हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो इसको चाहिए थोड़ी सी हैंड होल्डिंग, केंद्र सरकार का सपोर्ट चाहिए और ये झारखंड अपने पैर पसारेगा और ये विकसित भारत का सपना, विकसित भारत के साथ साथ विकसित झारखंड भी जरूर 2047 तक। चलिए बिल्कुल, राहुल जी आपके पास आते हैं, चूंकि आप प्रोफेसर हैं, छात्रों को भी समझते हैं, युवाओं को भी समझते हैं, उनके लिए भी इस बजट से कितनी उम्मीदें होनी चाहिए? क्योंकि पिछली बार भी बजट में हमने देखा और एक सरकार ने भी मानक तय किया कि इंटर्नशिप जरूर कराना चाहिए प्राइवेट कंपनियों को भी, ताकि वहां उनको मौका मिल सके अपनी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। इस ओर कितना आगे बढ़े? या फिर स्टार्टअप की अगर बात करें तो स्टार्टअप को लेकर के भी सरकार कितना ध्यान दे रही है? बजट एलोकेशन क्या हो सकता है इस बार? अब जो इंटर्नशिप की बात है उसमें पेड इंटर्नशिप को और भी इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप बेसिकली हम उसको एक इनिशियल स्टेज के रूप में देखते हैं आगे के एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो कंपनीज के लिए भी यह एक अच्छा एक मौका, अपॉर्चुनिटी इससे मिलता है कि आप कैंडिडेट्स को आप एडवांस में प्रिपेयर कर पाते हो और कैंडिडेट्स भी लर्न करते हैं स्किल्स को थ्रू इंटर्नशिप, और इस तरह से वो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडिली अवेलेबल होते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज प्लेटफॉर्म पे काम करके। इसके अलावा स्टार्टअप्स की बात आपने जो कही, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अलग हटके कि सबसे ज़्यादा फोकस मुझे लगता है कि MSME पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में जो आंकड़े हैं 4.5 करोड़ रजिस्टर्ड MSME हैज़ ऑन डेट, और ऐसे में अगर हम बिहार झारखंड की बात करें तो बिहार झारखंड जैसे स्टेट में MSME को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में कुछ ऐसे प्रोविज़न किया जाना चाहिए जिससे कि MSME का माहौल बने, क्योंकि MSME का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, और निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको एक सपोर्ट सिस्टम देने की जरूरत है। जी चलिए बिल्कुल, सत्यजीत सिंह जी आपके पास आते हैं। खास करके हम आम लोगों के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। आम लोग यही चाहते हैं कि हमारे पॉकेट से पैसे कम खर्च हो, हम बुनियादी जो जरूरतें हैं कम पैसों में खरीद सके। क्या सस्ता क्या महंगा हो सकता है, इस पर निगाहें बनी रहती है। जो घर की गृहिणियां हैं वो अपने किचन का बजट कैसे संभाले, इनकी भी नजर रहती है। आम लोगों के लिए यह बजट क्या लेकर आने वाला है? आवाज पहुंच पा रही है सत्यजीत जी? देखिए, आम लोगों की हाँ आवाज आ रही है। क्या सवाल था आपका? सवाल यही था कि आम लोगों की अपनी उम्मीदें होती है कि उनके पॉकेट से कम खर्च हो सके, जो सामान खरीद की उनकी ताकत हो वो ज्यादा हो। हालांकि इसको लेकर के सरकार ने भी काम किया है कि जो परचेजिंग पावर हो वो बढ़े। और क्या उम्मीदें करें महिलाएं जो है, गृहिणियां जो है? देखिए, परचेजिंग, क्योंकि आपका सवाल कट के आ रहा, परचेजिंग पावर को बढ़ने के लिए देश का ओवरऑल इकोनॉमी को इम्प्रूव होने की जरूरत है, और परचेजिंग पावर के लिए जो टैक्सेशन है आज के दिन में उसको थोड़ा सा रैशनलाइज करने की जरूरत है। आप देखेंगे कि जो टैक्सेशन का पार्ट है, जो GST है, जो रिफॉर्म भी आने के बाद जो लास्ट अक्टूबर में हुआ है, अभी भी टैक्सेशन कुछ स्लॉट पे बहुत हाई है। हमें लगता है कि कंज्यूमर को एक परचेजिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए टैक्सेशन को थोड़ा सा रैशनलाइज करना चाहिए। इनकम टैक्स स्लैब में भी थोड़ा सा और रैशनलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि
वो भी कहीं ना कहीं बहुत हाई है। इसलिए हमें लगता है कि टैक्सेशन ही एक ऐसा टूल है जिसके जरिए आप उसको रिलैक्स करके थोड़ा बहुत राहत परचेजिंग पावर में दे सकते हैं। और दूसरी बात, चलिए बिल्कुल, तो इस purchasing टैक्सेशन power को से भी increase एक करने राहत के दी लिए जा सकती है, overall हालांकि इस टैक्स को लेकर के बड़ा रिफॉर्म जो इससे पहले की बजट में किया सरकार ने। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त होगा।